Okay, Diangmo. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मुझे ये बताइए कि लास्ट डे मैंने क्या बताया था, सेल्फ इंडक्शन कराया था। यस सर। चलो म्यूचुअल इंडक्शन आज कराता हूँ और ये चैप्टर आज खत्म करते हैं। देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में आपको एक बात समझ में आ गई कि सेल्फ इंडक्शन में मैंने आपको ये समझाया था कि सर सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है कि आप किसी भी कॉइल के थ्रू अगर करंट को चेंज कर रहे हो, इफ यू आर वेरिंग करंट इन द सेम कॉइल, तो उस केस में जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस, मतलब उस केस में अगर करंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू दैट चेंजिंग करंट, एंड ड्यू टू दिस चेंजिंग करंट देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, राइट, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज द फिनोमेना ऑफ production of induced EMF in a coil when a varying current is passed through the coil. That is basically called as the process of self induction. अब आते हैं हम सर दूसरे प्रोसेस पे जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल, ठीक है, बात को समझें। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, मान लो कि एक कॉइल है, या आप इस बात को ऐसे समझो, ऐसे नहीं बनाता, ये एक कॉइल है, राइट, और इसके साथ आपने कुछ सेल वेल लगा दिया है, कुछ स्विच कनेक्टेड है ऐसे इस तरह से, and there is a coil in the neighbor of this first coil. इसके नेबरिंग में हमने एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है, there is a galvanometer मान लो, ठीक है। आपको ये मैंने पहले भी बताया था when I was defining this electromagnetic induction, तब भी मैंने ये केस समझाया था आपको। अब होगा क्या कि the moment you will close this switch, स्विच के क्लोज करते ही के साथ करंट फ्लो करेगा, टेल मी यस और नो, यस सर। है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या द मोमेंट आई क्लोज द स्विच द करंट दैट विल फ्लो विल बी मैक्सिमम, और दिस करंट विल टेक सम टाइम टू रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट विल हैपन, क्या मैक्सिमम। नहीं, क्लोज करते ही के साथ करंट जो फ्लो करेगा दैट विल बी मैक्सिमम इंस्टेंटली, और देयर विल बी सम टाइम लैग बिटवीन क्लोजिंग द स्विच एंड द करंट बिकमिंग मैक्सिमम। सर मैंने आपको बताया था ऑल्दो दिस सोर्स इज डीसी, बट रिमेंबर द फैक्ट कि इवन फॉर डीसी सोर्स में भी आप एक बात याद रखिए कि मैंने आपसे बोला था, अगर आपको याद है तो, क्या आई टोल्ड यू अबाउट द डीसी सोर्स, कि जब आप डीसी करंट पास करते हो या सेल का स्विच क्लोज करते हो, तो दिस करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। याद आ रहा है डियांगमो, आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि ये करंट फर्स्ट विल इंक्रीज एंड देन विल बिकम कांस्टेंट, इज इट राइट, यस। है ना। तो इसका मतलब है कि फॉर द मोमेंट व्हेन द करंट इज चेंजिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दिस कॉइल विल आल्सो चेंज व्हेन द करंट इज चेंजिंग, और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो ये बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द नेबर ऑफ दिस कॉइल, तो सम ऑफ द फील्ड लाइंस विल आल्सो बी पासिंग थ्रू दिस कॉइल और नॉट, सेकेंडरी कॉइल कह सकते हो आप इसको। जब इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और वो तब तक चेंज होगी जब तक करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता, है ना। द टाइम टिल विच इट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टिल दैट टाइम द करंट विल बी चेंजिंग, the magnetic flux through this coil will also change, and hence the magnetic field through this coil will also change because both have been placed in the neighbor of each other. मतलब ये म्यूचुअली कपल्ड है, इसका मतलब ये होता है कि इफ देयर इज अ चेंज इन वन ऑफ द कॉइल, तो द चेंज और चेंजिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इट्स नेबरिंग कॉइल, राइट। ऐसा हमेशा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत दूर रख दो कॉइल को, तो इट इज पॉसिबल कि पहले वाले कॉइल का कोई मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल से पास ही नहीं करे। मान लो अगर ये कॉइल है कॉइल 1 और ये कॉइल है कॉइल 2, और इसको बहुत सेपरेशन पे रख दिया आपने, मतलब एक कॉइल को यहां रख दिया और दूसरे कॉइल को आपने यहां पर रख दिया, सच दैट कि इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही है, तो फिर ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि दे आर नॉट कपल्ड टुगेदर, राइट। बट यहां पर ये दोनों क्या है, कपल्ड टुगेदर है, आपको ये मानना है, मतलब दे आर सो क्लोज दैट द इफेक्ट ऑफ फील्ड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द नेबरिंग कॉइल। डिड यू अंडरस्टैंड, टेल मी यस और नो। यस सर। सर अब वो सर एक बात बताओ, बोलो। ईएमआई वो ईएमआई के सेम है सर, म्यूचुअल इंडक्शन Yes, yes, इलेक्ट्रोमैग्नेट। yes, yes. It is also the EMF which is going to be induced in the coil due to the change of flux. The only difference is the cause of this induction of EMF is the current which is passing through the coil one. समझो इस बात को।
देखो, there can be different cases na, in which you can induce an EMF in a coil. Either you can move the magnet to induce the EMF in a coil, or you can move the coil itself to induce EMF in the coil. ठीक है, या फिर you can pass a varying current to induce the EMF in a coil, or you can place a coil in the neighbor of another coil in which a varying current is passing. उसी बात पे भी हम आ रहे हैं, पहले तो इस बात को समझो। मैंने आपसे बोला कि अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड बिकॉज ये वाला कॉइल इसके क्लोज रखा गया है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट चेंज होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो। यस। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और इस ईएमएफ इंड्यूस का अगर इंडक्शन का कॉज मैं पूछूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, तो आप ये कहोगे, जाहिर है कि आप कहोगे कि द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द चेंज ऑफ फ्लक्स इज द कॉज फॉर इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। बट उस चेंज ऑफ फ्लक्स का कॉज कौन है? तो उस चेंज ऑफ फ्लक्स का कॉज ये वेरिइंग करंट है जो दूसरे वाले कॉइल से पास हो रहा है। एम आई करेक्ट? यस। इसका मतलब यहां पर एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू इट्स नेबरिंग कॉइल। ठीक है, तो दिस फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil by changing the magnetic by changing the current in its neighboring coil or in other coil which is coupled with this one। ठीक है, इस फिनोमेना का नाम म्यूचुअल इंडक्शन है। समझ आई बात डीएंगमो? देखो, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ इंडक्शन में कि अपने करंट के चेंज होने की वजह से, मतलब ड्यू टू द changing current which is flowing in itself, ड्यू टू दैट करंट जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट वाज कॉल्ड एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस फिनोमेना को हमने सेल्फ इंडक्शन कहा था, जो खुद से हो रहा है खुद में। लेकिन अगर एक ड्यू टू वन कॉइल द इफेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन अनदर कॉइल, तो उस केस में जो ईएमएफ का फिनोमेना है उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। ओके, तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। सर, व्हाट इज दिस म्यूचुअल इंडक्शन? तो हम ये कह सकते हैं द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in a coil when a changing or varying current, changing लिख लो या varying लिख लो, एक ही बात है, is passed in its neighboring coil is known as mutual induction। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। डन सर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दूसरी बात समझिए, दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरी बात समझिए अच्छे से कि भाई मैंने म्यूचुअल इंडक्शन में आपसे ये बोला कि एक कॉइल में आप करंट पास करिए तो उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल में ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? अब इसमें दूसरी बात आप ये समझिए कि मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू इट्स नेबरिंग कॉइल, द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हाट? तो द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स इज द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, राइट? और जितना आप नेबरिंग कॉइल में करंट को चेंज करोगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, दूसरे वाले कॉइल में, मतलब आप दो कॉइल ले लो, एक में आप करंट चेंज करो तो उसका इफेक्ट दूसरे में ऑब्जर्व होगा, यही तो है ना? और एक में जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करोगे उसका इफेक्ट उतना ज्यादा दूसरे में ऑब्जर्व होगा। एम आई राइट? तो इसका मतलब है कि अगेन आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इज इट क्लियर भाई? एक कॉइल में जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है वो किससे प्रोपोर्शनल है? ठीक है, वो किससे प्रोपोर्शनल है? तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स नेबरिंग कॉइल, राइट? क्या हुआ? एक बार हाँ बोल दो डीएंगो। आर यू देयर बेटा?
तो देखिए यहाँ पर भी हम लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट multiplied by current, and that constant that is written here is m. This is proportionality constant और इसका नाम है अपना coefficient of mutual inductance. This is called as coefficient of mutual inductance. जैसे आप याद करो coefficient of self inductance, वैसे यहाँ पर है coefficient of mutual inductance, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं flux divided by current. मतलब coefficient of mutual inductance can be written as the flux divided by करंट। अब इस केस में भी अगर ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकालूं तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। बट इस केस में म्यूचुअल इंडक्शन के केस में वी कैन राइट द फ्लक्स एज एम इनटू आई। ठीक है, तो ईएमएफ को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी। दिस इज हाउ वी कैन राइट द ईएमएफ। ठीक है, तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एम क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इसको नोट कर लीजिए जी। हेलो, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। थोड़ा सकता। I am unable to understand your voice because it is cracking, it is lagging. तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रही थी? सर वो नेट स्लो हो गया था थोड़ा समझ में। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, मैंने आपसे ये बोला था कि आप इस केस में जो आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स, तो देखो मुझे ये मालूम है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट। अगर आपने दो कॉइल लिया, देखिए ये एक कॉइल है और इस कॉइल में आपने करंट पास किया है और ये वेरिंग करंट है, वेरी कर रहा है, ये करंट चेंज हो रहा है। और इसके नेबर में आपने दूसरा कॉइल रखा है और दूसरे कॉइल में देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इस फ्लक्स के चेंज का कॉज क्या है, वो ये करंट है जो इसमें फ्लक्स के चेंज का कॉज बन रहा है। तो इसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा वो डिपेंड करेगा इस करंट पे। तो अगर ये करंट ज्यादा है तो फ्लक्स का चेंज ज्यादा है, अगर इस करंट का चेंज कम है तो फ्लक्स का चेंज कम है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम फिर से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बट बस इतनी सी बात याद रखो कि ये करंट वो करंट नहीं है जो उस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लो कर रहा है, ये वो करंट है जो उसके नेबरिंग कॉइल में फ्लो कर रहा है, विच हैज बिकम द कॉज फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो फ्लक्स अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ करंट। तो इसलिए हमने लिखा फ्लक्स इज इक्वल टू एम इनटू आई, वेयर एम इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम है और वो नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है या इसका नाम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। अच्छा, इसकी भी यूनिट याद रखना कि इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी जो एसआई यूनिट है बेटे, एसआई यूनिट इज हेनरी। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी भी क्या है, हेनरी, दैट इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ईएमएफ की वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि व्हाटएवर ईएमएफ व्हिच इंड्यूसेस और एनी ईएमएफ दैट इंड्यूसेस ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, कोई सा भी ईएमएफ जो चेंज इन फ्लक्स उसका कॉज हो, तो उस ईएमएफ को हम माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं।
और यहाँ पर जो ये ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम आई, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी, राइट? Yes, sir. याद करो कल जो हमने पढ़ा था उसमें सेल्फ इंडक्शन में ये एल डी आई बाई डी टी था, यहाँ पर एम डी आई बाई डी टी आ गया, कहानी तो अभी भी वही है। Yes. नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें एक और डेरिवेशन की हम बात करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। We'll be talking about one derivation in this case and then we'll discuss some more concepts. तो चलो एक डेरिवेशन पे हम आते हैं इस केस में, उसका नाम लिखे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखो हमने लास्ट क्लास में व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल्फ इंडक्शन, in that case also we found the formula of coefficient of self induction of solenoid या self inductance of solenoid। यहाँ पर हम coefficient of mutual inductance of solenoid find करेंगे। तो coefficient of mutual inductance of solenoid कैसे find करेंगे, तो इसके लिए आप ऐसे समझें कि we have two solenoids, right? और दोनों सोलेनॉइड एक दूसरे पे ओवरलैप है, ऐसा समझो ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है और इस पे दूसरा सोलेनॉइड ओवरलैप्ड है। थोड़ा सा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप इस बात को ऐसे समझें कि ये दूसरा सोलेनॉइड है जो इसके ऊपर ओवरलैप्ड है। ऐसे ये दो सोलेनॉइड है, दे आर ओवरलैप्ड ऑन वन अनदर। ये से ओवरलैप्ड है, क्लियर? अब इसमें आप कुछ बातें समझिए। मान लीजिए जो इनर सोलेनॉइड है और आउटर सोलेनॉइड, ये इनर जो सोलेनॉइड है ना, ये इनर, इसका रेडियस मान लो R1 है, और ये जो आउटर सोलेनॉइड है ये वाला, इसका रेडियस तो मान लो R2 है, ठीक है? ये जो आउटर सोलेनॉइड है, इनर सोलेनॉइड का आप नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इनर सोलेनॉइड इज इक्वल टू N1 मान लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली, या अगर कैपिटल लिखना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में तो ये N1 मान लो, और इसको आप मान लो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटर सोलेनॉइड जो बाहर वाला है, रेड वाला, ठीक है, उसको आप मान लो कि ये N2 है, ठीक है, क्लियर? रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, और लेंथ, अब दोनों की लेंथ मान लीजिए लेंथ ऑफ इनर सोलेनॉइड एंड आउटर सोलेनॉइड इज इक्वल टू L, मतलब सेम है और वो दोनों कितना है, वो L है, ठीक है? लेंथ ऑफ इनर सोलेनॉइड एंड आउटर सोलेनॉइड दोनों इक्वल टू L है, ठीक है? इसमें आप कुछ चीजें और समझ लीजिए कि आउटर सोलेनॉइड में और इनर सोलेनॉइड में करंट ले लेते हैं, तो इसमें हम करंट कुछ ले लेते हैं I1 और इसमें हम कुछ करंट ले लेते हैं I2। क्लियर है? यहाँ तक बेटा क्लियर है? बोलो। दोनों के रेडियाई मैंने अलग लिए हैं, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स अलग लिया है, दोनों में करंट अलग लिया है, बट लेंथ मैंने दोनों सोलेनॉइड का सेम लिया है। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आई वांट टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द आउटर सोलेनॉइड ड्यू टू इनर एंड सिमिलरली ऑफ इनर सोलेनॉइड ड्यू टू आउटर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हियर। क्लियर? Yes. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप बताओगे उसके बाद मैं फिर उसको ड्राइव करूंगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि सर who will be responsible for the mutual induction of inner solenoid? आपको नहीं लगता कि ये जो इनर सोलेनॉइड है, इनर सोलेनॉइड, हाँ बोलो बोलो बोलो। I2. वेरी गुड। इनर सोलेनॉइड में जो आपका फ्लक्स का चेंज है वो आउटर सोलेनॉइड उसका कॉज होगा, और आउटर सोलेनॉइड में जो फ्लक्स का चेंज है उसका कॉज क्या होगा, इनर सोलेनॉइड उसका कॉज होगा। तो मतलब एक दूसरे का कॉज एक दूसरा है, मतलब इनर का आउटर, आउटर का इनर, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा,
मैं पहले मैं बात करूंगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड अगर अपन निकालते हैं तो क्या होगा ये, तो चलो देखते हैं। भाई हमने आपको बोला कि आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट करो। नेट फ्लक्स लो और उसको करंट से डिवाइड करो। क्या मतलब होगा सर यहाँ पर, नेट फ्लक्स, तो इनर सोलेनॉइड का नेट फ्लक्स निकालिए, तो इनर सोलेनॉइड में फ्लक्स का कॉज कौन है, आउटर वाला। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटर सोलेनॉइड देखना अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटर सोलेनॉइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय N2 multiplied by I2, this is magnetic field, multiplied by the area of which solenoid, inner or outer? इनर सोलेनॉइड में जो फ्लक्स का कॉज है वो कौन है, आउटर सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, ठीक है, आउटर वाले का, समझे आप। और एरिया कौन सी लेंगे याद रखो। हाँ बोलो बोलो। वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा तो अंदर भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड का कोर कॉमन है, इसका मतलब है कि ये बाहर वाला सोलेनॉइड है, मतलब एक कॉमन एक्सिस वाले सोलेनॉइड है ना, मतलब ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है वो बाहर वाले सोलेनॉइड के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब, हाँ अब मैं कहूं बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा है, 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 बट बाहर वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा का पूरा अंदर वाले से पास हो रहा है या सिर्फ इतना पोर्शन पास हो रहा है, सोच के देखो, इमेजिन करो जी। बाहर वाले का पूरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले के कोर में लाई करेगा या सिर्फ इतने एरिया में जो है वो ही लाई करेगा, ये इतने एरिया में, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, सोच के देखो। नहीं समझी तो मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ गई। तो ये दो बॉक्स है मान लीजिए आप, और मैं आपसे कहूं कि इस पूरे में कुछ है, तो जितना इस बाहर वाले में चीज फ्लो कर रही है या कुछ है, उतना ही अंदर वाले में थोड़ी ना है, अंदर वाले में तो उससे कम है ना। तो इसलिए जब आप एरिया लेते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा एक बात याद रखना डियांगमो, द एरिया दैट यू विल कंसीडर इज दैट एरिया विच थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग। तो देखो ऑल्दो हम कह सकते हैं कि बाहर वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके पूरे एरिया में है, बट अंदर वाले का एरिया छोटा है ना, तो उतने ही छोटे से एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही फ्लक्स बनाएगा। अंदर वाले में जो फ्लक्स है, अंदर वाले का जो फ्लक्स है, अंदर वाले का जो फ्लक्स है वो अंदर वाले के एरिया पे ही तो डिपेंड करेगा, या वो एरिया पे डिपेंड करेगा जो अंदर वाले का एरिया जो कॉमन है बाहर वाले के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर वन का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ टोटल सोलेनॉइड और ओनली वन टर्न। It is is it the area of total solenoid or यस डियांगमो, ये जो फ्लक्स मैंने लिखा है ये मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर वाले सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अंदर वाली सोलेनॉइड में फ्लक्स का कॉज होगा। ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्शन का कॉज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा म्यू नॉट इनटू I2 व्हिच इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटर सोलेनॉइड, और एरिया किसका लिख रहा हूं मैं, जो एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड है। ठीक है, ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, इज इट द नेट फ्लक्स और इट इज द फ्लक्स ऑफ ओनली वन टर्न। ये एक टर्न का फ्लक्स है सोलेनॉइड के या ये नेट फ्लक्स ऑफ द सोलेनॉइड है, बोलो। एक टर्न का।
एक टर्न का है, वेरी गुड। तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करें बेटा, व्हाट शुड आई डू फॉर द नेट फ्लक्स? तो ये एक का है, तो टोटल, अगर मैं टोटल ये एक टर्न का है ना, दिस इज ऑफ वन टर्न, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं, और टोटल नंबर ऑफ टर्न अंदर वाले में कितना है, तो n1 है, n1 से मल्टीप्लाई कर दूं। अग्रीड? देख लो अच्छे से। यस। अच्छा, इस n1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सोचो, अगर हम n1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू छोटा n1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सोचो बेटा। n1 इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और छोटा n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मान लो कि छोटा n1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, तो यही तो n1 है। समझना है यस। भाई, नहीं आया तो पूछना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, अगर हम इसको छोटे n के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय n1 छोटा n1 मल्टीप्लाइड बाय l। क्लियर है? यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए, आगे बताता हूं। एंट्रेंस। ओके, तो अब मुझे ये बताइए, हाउ विल यू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो डोंट यू थिंक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड can be written as equal to flux in the inner solenoid divided by the current? करंट किसका, इनर का या आउटर का? whose current will you write here? आउटर। भाई म्यूचुअल इंडक्ट आउटर, राइट, जिस जो कॉज है वही। तो फ्लक्स इन द इनर सोलेनॉइड कितना है, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट इनटू I2 इनटू N1 इनटू L इनटू पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2, तो I2 से I2 will cancel out, तो mutual inductance of inner solenoid will be written as mu naught N1 into multiplied by pi R1 का square multiplied by L. This is the formula for the mutual inductance of inner solenoid, right? Similarly, अगर हम mutual inductance of outer solenoid लिखें, mutual inductance of outer solenoid, inductance of outer solenoid या coefficient of mutual inductance of outer solenoid, outer solenoid का हम mutual inductance का coefficient लिखें outer solenoid, तो outer solenoid का कैसे लिखेंगे, who will be responsible for mutual inductance in outer solenoid? तो obviously that will be due to the inner solenoid, है ना बेटा। आउटर सोलेनॉइड में जो फ्लक्स का कॉज होगा वो कौन होगा, तो इनर सोलेनॉइड, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है जो जिसका कॉज खुद हम नहीं है, उसका कॉज कोई और है। तो अगर हम आउटर की बात कर रहे हैं तो आउटर में जो कॉज है फ्लक्स का वो कौन है, इनर वाला है। तो इनर वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? यस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कौन सा लेंगे, डियांगो कैन यू टेल मी व्हिच एरिया विल यू कंसीडर? आप एरिया क्या लिखोगे, एरिया ऑफ टर्न क्या लिखोगे, पाई R2 का स्क्वायर या पाई R1 का स्क्वायर? पाई R2 का स्क्वायर। नो, पाई R1 का स्क्वायर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को, मैं बता देता हूं। सर ऑलवेज टेक दैट एरिया विच इज कॉमन फॉर बोथ। देखो मुझे एक बात बताओ, ये एरिया बहुत बड़ी है, ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि सिर्फ इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन में, तो फ्लक्स का चेंज पूरे एरिया में होगा या सिर्फ इतने पोर्शन के एरिया में होगा? टेल मी वन थिंग। इतने पूरे में नहीं होगा। पूरे में तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि एरिया चाहे जितनी भी हो जाए, हमें वो एरिया कंसीडर करना होता है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, जिसमें फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो ऑल्दो आप आउटर सोलेनॉइड की एरिया देखें तो इट इज पाई R2 का स्क्वायर, ये पाई R2 का स्क्वायर, ये आउटर सोलेनॉइड की एरिया है एक टर्न की, पाई R2 स्क्वायर। बट जो कॉज है, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कॉज है या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का कॉज है, वो एरिया उससे छोटी है, वो पाई R1 स्क्वायर ही है, वो बस पाई R1 का स्क्वायर है। इसका मतलब बड़े वाले के बस इतने पोर्शन का वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकती है, पूरे एरिया का चेंज नहीं कर सकती।
ठीक है, पूरे एरिया का वो चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट n1 I1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। हमेशा याद रखो, अगर आपको ये याद ना रहे तो हमेशा याद रखो जो छोटी सी एरिया है वो लेनी है। आउट ऑफ द टू एरिया विच द स्मॉलर एरिया विल बी कंसीडर्ड। अगर इतना भी याद नहीं रहे तो सिर्फ ऐसे रट लो, आउट ऑफ द टू एरिया या आउट ऑफ द टू लेंथ द स्मॉलर विल बी कंसीडर्ड। क्लियर? यस सर। ये तो एक टर्न का हुआ, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इनर सोलेनॉइड। तो इनर सोलेनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, n1 मल्टीप्लाइड बाय l। तो अब हम यहां पर m ऑफ आउटर लिखेंगे, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, आउटर का लिख रहे हैं ना, तो n2 मल्टीप्लाइड बाय। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ आउटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स ऑफ आउटर डिवाइडेड बाय करंट ऑफ 1। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे आप म्यू नॉट n1 I1 पाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n2 l डिवाइडेड बाय I1। ये तो लिखेंगे I1 से I1 कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ आउटर विल बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 into pi r1 का square multiplied by l. This is the value of coefficient of mutual inductance. Just compare the coefficient of mutual inductance for the two. दोनों के लिए कंपेयर करके देखो तो is it same or different? सेम। It is same. इसका मतलब whenever you couple the two solenoids, या जब भी इस तरह से एक सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड पे ओवरलैप होगा, तो इन दैट केस द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल ऑलवेज बी सेम। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि भाई अगर मान लो कि देयर आर टू कॉइल्स और दोनों में करंट पास हो रहा हो, तो एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू अनदर विल ऑलवेज बी इक्वल। पहले इसको नोट कर लो तो मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देन अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि ये तो मैंने दो सोलेनॉइड लिया और दो सोलेनॉइड के केस में मैंने आपको ये बताया, ठीक है, दो सोलेनॉइड लिया, मतलब सोलेनॉइड के केस में मैंने आपको ये समझाया। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूं कि आई हैव वन कॉइल लाइक दिस एंड अनदर कॉइल इन इट्स नेबर, ठीक है, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। डजंट मैटर कि ये कॉइल का एरिया ज्यादा है, इस कॉइल का एरिया कम है, इसमें करंट मान लीजिए I1 है और इसमें भी करंट I2 है, एंड बोथ ऑफ दिस करंट आर चेंजिंग करंट और वेरिंग करंट। तो एक बात याद रखिएगा कि इस केस में भी एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू अनदर और दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू फर्स्ट विल बी इक्वल। मतलब यहां पर भी m1 विल बी इक्वल टू m2। समझ में आ रहा है कि इफ वी हैव टू कॉइल्स और दोनों ही में करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो एक का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे के कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमेशा इक्वल होगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कांसेप्ट। लेंथ अलग होने से चलो, लेंथ भी अलग हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। चलो देखो, अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सोलेनॉइड है, जो आपका कोई एक सोलेनॉइड मान लो, और ये दूसरा सोलेनॉइड है जो जिसका एरिया भी अलग कर दो, लेंथ भी अलग कर दो, ठीक है, तो अब दोनों के लेंथ अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो छोटे वाले लेंथ वाला सोलेनॉइड है, ये L1 मान लो, इसको L2, तो L1 इज लेस देन L2। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये चेंज करेगा, ये पूरे लेंथ में करेगा, ये सिर्फ उतने लेंथ में करेगा जो दोनों में कॉमन है? सोच के देखो, जैसे मैंने एरिया का कॉन्सेप्ट बताया था, वैसे यहाँ पर लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप अगर देखें इस बात को अच्छे से तो, यस। ठीक है, ये भले इसकी बाहर वाले की लेंथ बहुत ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो अंदर वाला, जो बाहर वाले के लिए कॉज बनेगा फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, उसकी लेंथ तो बस इतनी है ना। तो सिर्फ इतनी ही लेंथ ऑफ बाहर वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड को वो इंड्यूस कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, ठीक है। तो लेंथ हो या एरिया हो, डी एंगमो, यू हैव टू टेक द स्मॉलर वन। मतलब इसमें अगर ये फॉर्मूला हम लिखते, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, उसमें आपने दोनों में एल सेम लिखा है ना, यस। ठीक है, इसमें आप दोनों में एल की वैल्यू L1 लिखिएगा, दोनों में एल की वैल्यू L1। क्यों? बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड जो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं कि ऐसे समझ लो सिलेंडर के टर्म्स में, कि बाहर वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर वाले के कितना लेंथ में रहेगी, तो जितना उसका अंदर वाले का लेंथ है, और अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले के लिए कितने लेंथ में होगी, तो उतनी ही लेंथ L1 में होगी। तो चाहे हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले में लिखें तब भी वो लेंथ L1 तक ही है, और अगर हम अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर पे लिखें तब भी वो लेंथ L1 तक ही कन्फाइंड है। इसका मतलब है कि ये लेंथ कौन सी लेनी है, छोटी वाली लेंथ। एरिया कौन सा लेना है, जो दोनों के लिए छोटा, जो दोनों में छोटा हो। अंडरस्टूड?
Yes, sir. तो whether it be length or area, that length or that area should be taken which is intercepted by the magnetic field. अगर ये स्टेटमेंट आपको याद ना रहे तो सिंपल सा याद रखिए कि that length and that area will be taken which is smaller. चाहे एरिया लो या लेंथ लो, वो लेंथ या वो एरिया लेंगे जो छोटा हो. सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. क्लियर है सर? Yes, sir. ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये कॉन्सेप्ट है. अब देखो एक बात याद रखो कि अगर किसी कॉइल में हम वेरिंग करंट पास कर रहे हैं तो दूसरे वाले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है विदाउट एनी डाउट, दूसरे वाले में हो रहा है, बट क्या सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा? तो याद रखो सेल्फ इंडक्शन हमेशा होगा. क्या मतलब है सर? मैं बताता हूँ मैंने क्या बोलना चाहा है. ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन एक आध मार्क के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, तो सुन लें आप. इसमें मैंने एक I1 पास किया है और इसमें I2 पास किया है. I1 and I2 both are varying current. I1 और I2 दोनों ही वेरिंग करंट है, दोनों वेरी कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये 1 है, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2 है, तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 एंड देयर विल बी म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2. एम आई राइट? ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी. बट Yes. विल देयर बी सेल्फ इंडक्शन इन 1 and 2 और नॉट? तो क्या बोलोगे? जब म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, Yes. म्यूचुअल इंडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आती है, बट क्या सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा होगा? तो आंसर इज यस, सेल्फ इंडक्शन विल ऑलवेज बी देयर. म्यूचुअल इंडक्शन के साथ तो ये है कि इट मे और मे नॉट बी देयर, बट सेल्फ इंडक्शन तो हमेशा होगा. इसका मतलब है कि इस केस में सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा होगा और साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा होगा. ठीक है, तो ऑल्दो जब हम म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम सेल्फ इंडक्शन फाइंड नहीं कर रहे होते हैं, बट इसमें अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई कितने ईएमएफ इंड्यूस होंगे, तो इसमें 2 ईएमएफ इंड्यूस होंगे. एक तो सेल्फ इंड्यूस इंडक्शन की वजह से होंगे और दूसरा किसकी वजह से होंगे? म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होंगे. तो 2 ईएमएफ इंड्यूस होंगे. समझ रहे हैं आप? Yes. क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया कि 2 ईएमएफ इंड्यूस होंगे, तो इसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय सेल्फ इंडक्शन. बट एक बात मैं समझाना चाहता हूं आपको. देखो, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल. कि अगर कॉइल में आपने वेरिंग करंट पास किया है तो देयर विल ऑलवेज बी सेल्फ इंडक्शन, है ना? बट म्यूचुअल इंडक्शन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, मींस म्यूचुअल इंडक्शन मे और मे नॉट टेक प्लेस. ये जरूरी नहीं है कि सेल्फ इंडक्शन हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा ही. ठीक है, क्या मतलब सर? क्या बोले? जैसे अगर मान लो एक कॉइल मैंने यहां पर रखा और दूसरा कॉइल यहां पर रखा, इसमें करंट I1 पास किया और इसमें करंट I2 पास किया, एंड दे आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा यहां पर, बिकॉज the placement of the two coils is such that the magnetic field of one is not passing through the another. There will be no mutual induction, but there will be self induction. तो इसीलिए सेल्फ इंडक्शन में कह रहा हूं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कॉइल कि whenever you will pass a varying current, self induction will always be there, but mutual induction may or may not be there because it depends on the orientation of the coil. It depends on the distance between the two coils also. नहीं समझ में आई बात? एक कॉइल आप यहां रख दो, एक कॉइल इसके ऊपर रख दो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा थोड़ी नहीं कि जितना ऊपर रख दोगे चली जाएगी ये. तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा. समझ गए? Yes, sir. ठीक है. अब इसमें एक और चीज आप समझ लीजिए. म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के केस में एक टर्म कई बार यूज होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टर. ठीक है, वैसे आप में बहुत ज्यादा ये नहीं पढ़ाया जाता, एसी में थोड़ा सा आएगा, ये यूज होगा एसी में, बट अभी मैं बता देता हूँ इंडक्टर का क्या मतलब है. तो इंडक्टर का बेसिक मतलब है कि अगर कोई भी सोलेनॉइड है आपका, ठीक है, ऑफ ऑब्वियसली n नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑल द टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो कोई भी सोलेनॉइड जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑल द टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दैट सोलेनॉइड विल बी कंसीडर्ड एज एन इंडक्टर इफ इट्स resistance is low in comparison to its inductance. फिर से सुनो. An inductor is a solenoid whose resistance is low in comparison to its inductance. Did you understand? An inductor is a solenoid whose resistance is low in comparison to its inductance. समझ गए? हाँ ना बोल. Inductance means. हाँ, इंडक्टेंस मीन्स मतलब वही सेल्फ इंडक्टेंस L.
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? यस नहीं समझी? मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस सेल्फ इंडक्शन के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब इसमें जो कॉइल की जो प्रॉपर्टी है टू ऑब्स्ट्रक्ट द करंट, वो ऑब्स्ट्रक्शन कम है इन कंपैरिजन टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अंडरस्टूड? यस ठीक है, अच्छा। अब इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी इंडक्टर हम ले लें, कोई भी ऐसे इंडक्टर जिसको हमने अभी आपको डिफाइन किया है, और इसमें हम करंट पास करें, मान लो कि इसके अक्रॉस मैंने सेल लगा दिया। पहले एक छोटा सा पॉइंट समझो, इसके अक्रॉस हमने सेल लगा दिया। इफ वी क्लोज द स्विच, तो क्या होगा? करंट इसमें फ्लो करेगा। करंट अचानक तो मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेगा, करंट पहले इंक्रीज करेगा एंड देन इट विल रीच टू मैक्सिमम। करंट पहले इंक्रीज करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? करंट इंक्रीज करके ये मैक्सिमम होगा। बट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग, आपको नहीं लगता कि इसमें सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस होगा बेटे? यस होगा ठीक है, होगा। मान लो इस सेल का वोल्टेज भी है, तो किसी भी इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं कि इस कॉइल के अंदर जो एक ईएमएफ है जो इंड्यूस हुआ है सेल्फ इंडक्शन के वजह से, और ये सेल का वोल्टेज वी ना लिख के ई लिख लेता हूं, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस एट एनी टाइम व्हेन देयर इज ईएमएफ इंड्यूसिंग इन इट, तो उस इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पर देयर विल बी टू ईएमएफ इन दिस इंडक्टर। ठीक है, दो ईएमएफ होगा इस इंडक्टर में, एक होगा इस सेल का ईएमएफ और दूसरा जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है, और अगर हम केवीएल लगाएं अकॉर्डिंग टू केवीएल, डू यू रिमेंबर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? यस तो अगर मैं केवीएल लगाऊं तो एक तो इसके अंदर जो ईएमएफ है वो है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और दूसरा इस सेल का, यहां से अगर स्टार्ट करो तो आप क्या लिखोगे? ई माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी लिखोगे या नहीं? टेल मी यस और नो। भाई जितना वोल्टेज होता है सबका सम लिखते हैं ना। वोल्टेज यस ठीक है, आप कहोगे सर ये माइनस क्यों आया? इस सेल का मैंने निगेटिव से स्टार्ट किया तो निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव। इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? वो करंट को अपोज करेगा सर, क्योंकि हमें मालूम है, हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लेंज लॉ। लेंज लॉ में हमने क्या पढ़ा था? लेंज लॉ में हमने ये पढ़ा था कि ईएमएफ इंड्यूसेस इन अ कॉइल इन सच अ वे सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब जिस कॉज ने उसको इंड्यूस किया वो उसी कॉज को अपोज करता है। अग्रीड? अंडरस्टूड? यस इसीलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी ताकि वो करंट को अपोज कर सके, करंट को इंक्रीज करने से रोक सके। तो इसीलिए नेट ईएमएफ आप क्या लिखेंगे? E माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? है ना? बोलो, कुछ हजम हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन अच्छा, अपोजिट ऑपोजिट क्यों? डायरेक्शन क्योंकि देखो, वोल्टेज होगा नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ मतलब वोल्टेज नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। मतलब इसके अंदर जो इंडक्शन इंडक्शन होगा ना, ईएमएफ का इंडक्शन, उसकी डायरेक्शन ये होगी जो मैंने रेड एरो से दिखाया है। यस ठीक है, तो बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू माई करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, इसीलिए यहां पर माइनस लगाया है। नहीं समझी? यस समझ ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुन लो। आपको अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर मान लीजिए कि आपसे कहे कोई भी कि दो इंडक्टर्स हैं और उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है इन सीरीज, दो इंडक्टर्स हैं और उन दोनों के सेल्फ कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है। मैं सिर्फ ये रिजल्ट बता देता हूं आपको, ये याद रखिएगा। ये एक इंडक्टर L1 और ये इंडक्टर L2। ठीक है, आई वांट टू रिप्लेस दिस टू इंडक्टर्स बाय एक सिंगल इंडक्टर L इक्विवेलेंट। तो उस L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? तो उस L इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है L1 प्लस ऑफ L2। ये होती है L इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है हाँ सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस मैंने लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना। म्यूचुअल क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि म्यूचुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें थोड़ी पता है। मान लो इन दोनों को हमने कनेक्ट जरूर कर रखा है बट दोनों को बहुत दूर रखा हुआ है सच दैट एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से पास नहीं हो, तो उस केस में सेल्फ इंडक्शन तो 100% होगा बट म्यूचुअल इंडक्शन तो नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो यस दिस इज द फॉर्मूला जस्ट टू रिप्रेजेंट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल इंडक्टर
by which we can replace the combination of these two inductors. मतलब ये जो combination है दो इंडक्टर का, इसको अगर मैं एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस करना चाहता हूं इस कॉम्बिनेशन को, तो उस सिंगल इंडक्टर का L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? What should be the value of L of that single inductor by which we can replace the combination of two inductors? ठीक है? Yes. Okay, तो that is all for today. अब इसमें एक ही चीज रह गई है, छोटा सा डेफिनेशन है जिसका नाम है वो क्या नाम है? क्या? Eddy current. हाँ, एडीज करंट, गुड। तो इसमें बस एक टॉपिक रह गया जिसका नाम है एडीज करंट, दैट विल डिस्कस, वो 2-4-5 मिनट का काम है, तो वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे एंड विल स्टार्ट एसी। Okay, sir.